नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 के यूनिट 4 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, आपके डीएलएड के सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 के यूनिट 4 में आप सभी को पढ़ना है भोजन तथा संतुलित आहार की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट। इसी के बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आखिर जो है वो पोषण तथा संतुलित आहार होता क्या है, उसकी समझ कैसे हम विकसित करेंगे। तो आज का टॉपिक यही आता। आप सभी हेडिंग दे दीजिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट। जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, यानी कि जब पोषण की बात करते हैं, तो पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? आपको भोजन से प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे भोजन, यानी कि हम पढ़ेंगे फूड के बारे में, और फूड के बाद हम आज चर्चा करेंगे मेन फंक्शन ऑफ द फूड, यानी कि भोजन के मुख्य कार्य, मेन फंक्शन ऑफ द फूड। भोजन के जो मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और इसके साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन द फूड, यानी कि भोजन में पोषक तत्व जो है आपको भोजन में कैसे प्राप्त होते हैं, किन किन तत्वों से आपको, या आप कह सकते हैं कि कौन से भोजन से आपको जो है कौन से न्यूट्रिशन प्राप्त होंगे, कौन से पोषक तत्व प्राप्त होंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। विशेष रूप से हम 6 बिंदुओं बात करेंगे, जिसमें से पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन्स, और तीसरा है फैट्स, और चौथा है आपका खनिज लवण, पांचवा है विटामिन, और छठा है पानी। चूँकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आज के क्लास में मुख्य रूप से 3 के बारे में चर्चा करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के बारे में। और बाकी आपके जो 3 बच गए, यानी कि खनिज लवण, विटामिन और पानी के बारे में हम इस वीडियो के भाग 2 में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम इस सभी बिंदुओं का विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। तो आपने हेडिंग दे दिया होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे भोजन के बारे में। आप लिखिए फूड, इंग्लिश लिखेंगे फूड और हिंदी में भोजन। जब इसके हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, अपनी प्रस्तावना लिखते हैं भोजन के बारे में, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए जिस आवश्यक ईंधन की आवश्यकता होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग भोजन कहते हैं। आपका मानव शरीर क्या है? मानव शरीर मान लीजिए एक मशीन है, तो किसी भी मशीन को चलाने के लिए उसमें ईंधन की आवश्यकता होती है। और ईंधन कैसे प्राप्त होता है? ईंधन जो आपको जो है भोजन के रूप में प्राप्त होता है। तो ये मानव शरीर को चलाने के लिए जिस ईंधन की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग भोजन कहते हैं। और निश्चय ही स्वस्थ शरीर को अच्छे और संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। जब तक आप किसी मशीन में बढ़िया आप उसमें उसका ईंधन नहीं डालेंगे, तो बढ़िया बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार शरीर को यदि बेहतर ईंधन नहीं मिलेगा, यानी कि बेहतर भोजन नहीं मिलेगा, संतुलित भोजन नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा? वो बेहतर तरीके से कार्य संपन्न नहीं करेगा। क्योंकि भोजन का प्रकार ही जो है मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और उसे सुव्यवस्थित कुशलता प्रदान करता है। आपने क्या लिखा है इसमें? आप लिखेंगे कि भोजन का प्रकार ही, यानी कि भोजन का जो टाइप्स होता है वो क्या करते हैं? मनुष्य को जो शारीरिक, मानसिक और उसे सुव्यवस्थित कुशलता प्रदान करता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि विभिन्न तत्वों से निर्मित वे पदार्थ, जो वस्तुएं जो हमारे स्थूल शरीर को संचालित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग भोजन कहते हैं। वो भोजन कहलाता है। तो भोजन समझिए फूड क्या होता है। फूड में आप बस एक लाइन याद रखेंगे कि विभिन्न तत्वों से निर्मित वे पदार्थ या फिर वे वस्तुएं जो हमारे स्थूल शरीर को संचालित करती है, उसे हम लोग भोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका था क्या था? मेन फंक्शन ऑफ द फूड। आप लिखेंगे हिंदी में भोजन के मुख्य कार्य, मेन फंक्शन, यानी होता है कि मुख्य कार्य। भोजन का जो है फूड का मेन फंक्शन क्या होता है? भोजन के मुख्य कार्य क्या होते हैं? यदि हम इसके मुख्य कार्य की बात करें, तो इसे हम
बिंदु वाइज या पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे नंबर 1 मेन फंक्शन ऑफ फूड को हम बिंदु वाइज लिखेंगे ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें और बेहतर तरीके से नोट्स का भी निर्माण कर सकें। तो आप क्या करेंगे, पहले बिंदु में पहले पॉइंट में लिखेंगे कि यह शरीर को क्या करता है, बनाता है, चलाता है और उसकी रक्षा करता है। पहला इसका क्या है, मेन फंक्शन ऑफ फूड में पहले बिंदु में आप लिखेंगे कि यह शरीर को बनाता है, इनकी मेकिंग का काम करता है, उसे चलाता है, रनिंग कराता है और उसकी रक्षा भी करता है, यानी कि उसकी सेफ्टी भी करता है, सुरक्षा भी करता है। और इसके हम एक दूसरे बिंदु की बात करें तो सेकेंड बिंदु में आप लिखेंगे दूसरे बिंदु में कि यह शरीर को स्वस्थ रखता है और मजबूत बनाता है। भोजन क्या करता है, भोजन जो है आपके शरीर को स्वस्थ रखता है और आपको मजबूत भी बनाता है। चलिए आप अब लिखिए तीसरे बिंदु में आपको लिखना है कि इससे शारीरिक वृद्धि होती है और यह कार्य करने की शक्ति भी प्रदान करता है। भोजन आपको क्या करता है, भोजन करने से आपके अंदर जो है शारीरिक वृद्धि होती है, आपके शरीर में विकास होता है, आप बड़े होते हैं और आपके अंदर जो है कार्य करने की शक्ति भी भोजन से ही प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं चौथे बिंदु के बारे में। अब चौथे बिंदु में लिखेंगे कि यह हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा भी करता है। यानी कि आपके शरीर में यदि कोई रोग हो जाए या कोई भी बाहरी जीवाणु या विषाणु यदि आपके शरीर पर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो क्या करता है, यह उससे भी आपकी रक्षा करता है। यानी कि आप कह सकते हैं आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है ताकि आपका शरीर क्या रह सके, स्वस्थ रह सके। ठीक है, हमने लिखा था 4 बिंदु, आप और लिखेंगे 5वें बिंदु के बारे में। नंबर 5 में लिखिए यह शरीर के ताप को बनाए रखता है और आवश्यक पानी की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। यानी कि जितने हमारे शरीर में जितने पानी की आवश्यकता है उतना हम पानी पी करके क्या करते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो क्या करता है, भोजन के द्वारा जो है जो पानी जाता है अंदर उससे भी मैनेज करने का काम करता है। तो आप 5वें बिंदु में लिखेंगे कि यह शरीर के ताप को बनाए रखता है और आवश्यक पानी की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। चलिए 5 बिंदु हो गया। अब आप छठा बिंदु लिखिए। नंबर 6 में आप लिखेंगे कि यह शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी होने पर उसे ठीक भी करता है और मंद हो रहे क्रियाकलापों में स्फूर्ति प्रदान करता है। आपके शरीर में यदि कोई भी कमी हो जाती है तो उस कमी को भी दूर करने का काम कौन करता है, उस कमी को दूर करने का काम भोजन ही करता है। और जो भी क्रियाएं, जो भी एक्टिविटी मंद हो गई यानी कि स्लो हो गई है, उन क्रियाकलापों में भी स्फूर्ति लाने का काम, यानी कि आप कह सकते हैं कि उत्तेजना लाने का काम, तेजी लाने का काम भी भोजन के द्वारा ही होता है। मान लीजिए कि यदि आप सुबह से भोजन नहीं किए हैं, सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, तो क्या होगा, आपको थकावट महसूस होने लगा, कोई भी काम करने का आपकी इच्छा नहीं होगी। तो क्या करता है, भोजन के द्वारा जो है आप इन सब चीज़ों को भी दूर कर सकते हैं। आप भोजन करेंगे तो सब चीज़ें आपके अंदर, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर स्फूर्ति आ गई, और आप बेहतर तरीके से अपने काम को संपन्न करने लगते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे 7वें बिंदु में। नंबर 7 में आप सभी को लिखना है कि अच्छे और पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन शरीर को अत्यंत सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि आपके भोजन में जो है क्या होना चाहिए, अच्छे और पोषक तत्वों परिपूर्ण होने चाहिए, पूरा भरपूर मात्रा में होने चाहिए, ताकि आपके शरीर के जो है जो भी आवश्यकता है उस सभी आवश्यकता को पूर्ति करने का काम भी भोजन के द्वारा ही किया जाता है। चलिए एक और इसमें बिंदु जोड़ लीजिए 8वें बिंदु में। 8वां और अंतिम बिंदु में आप लिखेंगे अच्छा भोजन जो है आयु को बढ़ाता है और स्वस्थ मस्तिष्क बनाए रखता है। यदि आप बेहतर भोजन करेंगे, बढ़िया भोजन करेंगे, पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन करेंगे तो आपकी आयु भी बढ़ेगी और आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। यानी कि आप दीर्घायु भी हो सकते हैं। बढ़िया भोजन करते हैं तो बढ़िया भोजन करने से आपकी आयु भी बढ़ती है।
तो अतः आप इसमें लिख सकते हैं कि भोजन जो है शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी महत्ता और उपादेयता जो है इसमें प्राप्त विभिन्न पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। यानी कि आप भोजन कर रहे हैं तो आपके भोजन में पोषक तत्व कितने हैं उस पर निर्भर करता है। यानी कि आप कुछ भी खा रहे हैं तो कितना मात्रा में खाना चाहिए, इसीलिए कहा था बैलेंस डाइट। यानी कि आपको टॉपिक में जो पढ़ना भी है बैलेंस डाइट, यानी कि हमें कितना खाना है और कैसे खाना है ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर मोटापा आती है और भी कई तरह की समस्याएं घेर लेती है। तो हमें क्या करना है, भोजन तो करना है लेकिन एक अनुपात में करना है, बैलेंस डाइट के अनुसार करना है। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे कि बैलेंस डाइट कितना होना चाहिए। यानी कि एक इंसान को जो है, एक स्वस्थ इंसान को जो है एक दिन में कितना भोजन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, टाइमिंग क्या होती है। यदि हम उन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखेंगे तो हम बेहतर तरीके से जो भी चीज़ें हमने भी चर्चा किया है कि मेन फंक्शन ऑफ फूड के अंदर मैंने जो 8 बिंदुओं बात किया वो सभी भी अच्छे तरीके से पूर्ण हो सकता है। इसी में आप आगे लिखेंगे कि हर व्यक्ति की जो है शारीरिक बनावट, आयु, वर्ग या फिर कार्य करने की स्थिति एक समान नहीं होती है। अतः जो है हर व्यक्ति को जो है हर प्रकार के भोजन की भी सैद्धांतिक रूप से अनुशंसा नहीं की जाती है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है उम्र के हिसाब से या फिर उसके शारीरिक बनावट के अनुसार या उसकी कार्य करने की क्षमता के अनुसार, यानी कि कौन सा व्यक्ति जो है कौन से काम कर रहा है उसके अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग जो है क्या कहते हैं बैलेंस डाइट बनाया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने एक बैलेंस डाइट बना दिया वो सभी के लिए कारगर हो, ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। यानी जिस व्यक्ति की जो है जैसी शारीरिक बनावट रहेगी, उसका आयु जितना रहेगा, उसके कार्य करने की स्थिति जैसी रहेगी, उसके अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग बैलेंस डाइट हो सकता है। लेकिन फिर भी जो है सामान्य रूप से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन लेनी चाहिए, जैसे कि अनाज, सब्जी, फल, दूध। यदि आप मांसाहारी हैं तो मांस, अंडा या दालें, घी, तेल, चावल इत्यादि जो है खाने में आपके उपलब्ध रहने ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो है भोजन की वस्तुओं की मात्रा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर उसे विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के अनुरूप बनाने का सुझाव दिया जाता है। यानी कि जितने चीज़ें के मैंने भी चर्चा की, जैसे कि अनाज, सब्जी, फल, दूध, ये क्या होता है, इसी की जितना चाहिए तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन लेना ही चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसी मात्रा को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं और घटा देते हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को सब चीज़ें तो प्रत्येक दिन खाना ही चाहिए, लेकिन जैसा उसका शारीरिक बनावट है या फिर जैसे उसकी कार्य क्षमता है, तो कार्य क्षमता के अनुसार वो क्या कर सकता है, अपनी चीज़ों को मात्रा को घटा और बढ़ा सकता है। चलिए इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि न्यूट्रिशन इन द फूड, आप लिख लीजिए यहाँ पर न्यूट्रिशन इन द फूड। हिंदी में है भोजन में पोषक तत्व। जब हम भोजन के बारे में बात करते हैं तो हमें उसके पोषक तत्वों के बारे में भी ज्ञात होना चाहिए। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि कौन से भोजन में जो है कितना पोषक तत्व होता है, किस कौन सी चीज़ को हमें कितना लेना चाहिए, ये भी हमें क्या होना चाहिए, अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। क्योंकि भोजन के जो है क्या ये पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व जो है भोजन के वे अंग होते हैं जो शरीर की बहुआयामी स्थितियों और उसके सुचारू रूप से कार्य करते रहने से संबंध रहते हैं। कोई आपसे कहे कि भोजन में पोषक तत्व है, पोषक तत्व होते क्या हैं, तो आप सभी बता देंगे, लिखेंगे इसमें कि ये पोषक तत्व क्या होते हैं, भोजन के वे अंग होते हैं जो शरीर की बहुआयामी स्थितियों और उसके सुचारू रूप से कार्य करते रहने से संबंध होते हैं। वे कौन कौन होते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, वो मुख्य रूप से 6 होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है फैट, चौथा है खनिज लवण, पांचवा है विटामिन और छठा है पानी। यानी कि हिंदी में आप कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कहते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट ही बोल सकते हैं या फिर शर्करा बोल सकते हैं,
और दूसरा था प्रोटीन, आप जानते ही होंगे, और फैट यानी कि वसा। तो इन सभी पोषक तत्वों यानी कि जो ये 3 हो गए और 3 के मैंने जो चर्चा किया, इन सभी तत्वों का जो है क्या होता है, कार्य अलग अलग होता है। अतः जो है यह निश्चय ही अलग प्रकार के भोज्य पदार्थों में मिलते हैं, क्योंकि ये जितने भी आपके जो पोषक तत्व होते हैं क्या होते हैं, इनका कार्य अलग अलग होता है, ये अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। तो निश्चित ही है कि ये सभी क्या होते हैं, एक भोजन में आपको नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थों को खाना होगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, किस भोजन कौन से पदार्थ में जो है कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ताकि आप एक पूरा लिस्ट तैयार कर सके, एक डाइट तैयार कर सके, और उसी तरीके से आप भोजन करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, बेहतर रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और करना क्या है, इसको तो अपने दिनचर्या में शामिल करना ही करना है, और साथ ही साथ जब आप विद्यालय में जाएंगे तो बच्चों को भी प्रेरित करेंगे और बच्चों को भी बताएंगे कि वो एक बैलेंस डाइट के रूप में किन किन चीज़ों को ले सकते हैं, जिससे कि उनके जो है उनके शरीर में जो है पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी पाए। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में बताने से पूर्व आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। आप ये क्या करेंगे, ले लीजिए NOT नोट, आप नोट में लिख लीजिए, क्योंकि हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बारे में पहले आपको एक नोट लिखना है। नोट में आप लिखेंगे कि पानी जो है एक ऐसा पोषक तत्व है जो लगभग सभी खाद्य पदार्थों में कमोबेश सदैव मतलब पाया जाता है, उपस्थित रहता है। ये हमने 6 के बारे में बात किया, तो 6 में क्या था, पानी था। पानी जो क्या होता है, जितना भी आप भोज्य पदार्थ लेंगे सब में जो है थोड़ा बहुत मात्रा में रहता ही रहता है, क्योंकि यह सभी पदार्थों का तथा उससे बनने वाले रसायनों का एकमात्र संवाहक होता है, और शरीर के संचालन में जो है जल की भूमिका प्रमुख रहती है। और इसमें लिखेंगे कि दूध को जो है संपूर्ण भोजन माना गया है, क्योंकि इसमें लगभग वे सभी पोषक तत्व मिलते हैं जिनसे शरीर की सभी क्रियाएं संचालित हो सकती है। दूध को, मिल्क को क्या माना गया, दूध को माना गया संपूर्ण भोजन, यानी केवल आप दूध ही लेते हैं तो आपके शरीर में क्या है, संपूर्ण पोषक तत्वों की कभी भी कमी नहीं हो पाएगी, जिसे क्या है, संपूर्ण पोषक तत्व माना गया है। चलिए आप नोट लिख लेंगे। आप अब लिखिए पहला में, यानी क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट। आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे, ठीक है ना। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा ही था, हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किन किन भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स वाली वस्तुएं, वे वस्तुएं कौन कौन सी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो वो आपका होता है चावल। आप लिख लेंगे चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मकई, साबुनदाना, और उसके बाद जौ, मैदा, चूरा, दलिया, नूडल्स, बिस्कुट भी इसी श्रेणी में आता है, डबल रोटी, और इसके साथ चीनी, गुड़, शहद, या फिर ड्राई फ्रूट यानी कि सूखे फल। सूखे फल में आपके बहुत सारे फ्रूट आते हैं, ड्राई फ्रूट जिन्हें कहा जाता है, वो सभी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो आपका है खजूर, शकरकंद, आलू, और आपका मुरब्बा, और जो मिठाइयाँ जो होती है, क्योंकि मिठाई किससे बनती है, शुगर से बनती है, चीनी से बनती है, और चीनी में भी क्या होता है, जिसे मैंने अभी आपको लिखवाया था, चीनी, गुड़ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो मिठाई खाते हैं, मुरब्बा खाते हैं, तो उस समय से क्या होता है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर में पहुंचता है, ठीक है ना। तो ये आपको लिस्ट आप तैयार कर लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है किन किन चीज़ों से हमें प्राप्त होता है। चलिए इसमें आप लिखिए, कार्बोहाइड्रेट्स में आप लिखेंगे कि ये शक्ति के मुख्य स्रोत हैं और आसानी से प्राप्त भी हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शक्ति का जो मेन स्रोत इसे माना गया है, और हमारे भोजन में जो है इस तत्वों की मात्रा 40% तक होती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर में, जो है भोजन में 40% तक होती है। यानी जब आप कोई भी भोजन करते हैं तो उसमें आप 40% तक मात्रा जो है कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। जैसे कि आप नॉर्मल भोजन में क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो
या फिर शक्कर लेते हैं, मक्का, बाजरा, इस सब में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। मनुष्य के भोजन में जो है उपरोक्त वस्तुओं की खपत भी जो है सर्वाधिक होती है, यानी कि बहुत अधिक होती है। आप लिखेंगे कि हमारे जीवन में जो है कार्बोहाइड्रेट से खपत जो है बहुत ज़्यादा होता है। कि नॉर्मल इंसान क्या करता है, आटा, रोटी, चावल, बाजरा, ये सब ज़्यादा मात्रा में सेवन करता है। ठीक है, इसलिए जो है इस पोषक तत्वों की मात्रा भी अच्छे परिमाण में जो है शरीर में पहुंच जाती है। क्योंकि इसकी कमी जो है बहुत कम ही लोगों को होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी जो है लगभग हमारे शरीर में पूर्ति हो जाती है। यानी कि जो चीज़ें हम सेवन करते हैं, एक नॉर्मल इंसान भी, एक मिडिल फैमिली भी जो है क्या करता है, भोजन अच्छे से ही भोजन करता है, तो उसके शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट की कमी कभी नहीं होती है। यदि किसी मनुष्य में जो है इसकी कमी हो जाए तो कमी होगी तो क्या होगी, कमी होने से जो है शरीर जो है मनुष्य दुबला पतला दिखने लगता है। क्योंकि जो है कार्बोहाइड्रेट जो है शारीरिक बनावट में भी योगदान करता है। यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा दुबला पतला दिखता है तो आप समझ सकते हैं कि उसके शरीर में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है। इसी वजह से उसका शरीर जो है बहुत दुबला पतला दिखता है। क्योंकि आपके शारीरिक बनावट में, जो आपका शरीर का बाहरी बनावट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, लेकिन यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होगी तो भी आपके शरीर पर इफेक्ट करेगा। यानी कि आपके अंदर मोटापा, कब्ज, डायबिटीज यानी कि मधुमेह जैसी बीमारियां भी आपको हो सकती है। अतः जो है इनके अधिक उपयोग को भी हमें नियंत्रित करना चाहिए। हमें क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट को है ना तो बहुत ज़्यादा लेना है और ना ही बहुत ज़्यादा कम लेना है। क्योंकि यदि हम कम लेंगे तो क्योंकि आपका जो शारीरिक बनावट है, जो दूसरे व्यक्ति को दिखता है, तो आपके शारीरिक बनावट को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, यानी कि प्रभाव डालता है। प्रभाव कैसे डालता है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपके अंदर जो है मोटापा, कब्ज की समस्या, डायबिटीज की समस्या भी हो सकती है। और यदि कम मात्रा में लेते हैं तो आप जो है दुबले पतले हो सकते हैं। तो आपको एक निश्चित मात्रा में जो है क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग करना है। ठीक है, और दूसरा क्या आपका है, दूसरा आपका है प्रोटीन। आप लिखेंगे प्रोटीन। अब प्रोटीन कैसे प्राप्त होता है, प्रोटीन वाले यदि हम भोज्य पदार्थों की बात करें तो आप हेडिंग दीजिए प्रोटीन वाले भोज्य पदार्थ। प्रोटीन जो है मुख्य रूप से दूध तथा दूध से बनी चीज़ है, जैसे कि आपका पनीर हो गया, और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि दूध से बनता है। तो दूध तथा दूध से बनी चीज़ों में जो है प्रोटीन भरपूर मात्रा में मतलब प्राप्त होता है। यदि आप मांसाहारी हैं तो आप जो है अंडा, मांस, मछली, इस सब से भी प्रोटीन अपने शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मांसाहारी मतलब नहीं है, यदि आप प्योर वेजिटेरियन है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है जो भी सभी प्रकार की दालें, जितनी भी दालें आती है, जैसे कि राजमा, अरहर, मटर, मूंगफली, तो इन सब को भी क्या करना है, आपको अपने दैनिक लाइफ में प्रयोग करना है। इसके साथ ही साथ आप काजू, बादाम, तिल, सोयाबीन, इन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो आप जो है मांस, मछली, अंडा जो खाएंगे, इससे भी आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब लिखिए आप प्रोटीन में कि प्रोटीन में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस होता है, जिनकी विभिन्न मात्राएं अमीनो एसिड्स के संग्रहित रूप में शरीर में भोजन के साथ पहुंचती है। इनका मुख्य कार्य जो है शरीर की बनावट और स्वास्थ्य तथा उसकी निरंतर वृद्धि करना होता है। यानी कि हमने कार्बोहाइड्रेट को क्या जाना था, कार्बोहाइड्रेट का काम होता है कि शरीर को केवल आकार देना, लेकिन प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम होता है शरीर की बनावट का तो देखता ही है, और साथ ही साथ आपकी स्वस्थता तथा निरंतर वृद्धि करना होता है। जो बच्चे बड़े होते हैं उनको जो है प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है,
तो आप क्या करेंगे, जो स्कूली बच्चे हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन वाली वस्तुएं खानी चाहिए। जैसे कि मैंने कुछ का भी जिक्र किया, तो आप अपने जो आपका इकोनॉमी आपका जैसा है, जैसा आपकी आय का स्रोत है, उसके अनुसार आप चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि भारत में जितनी तरह की फैमिली पाई जाती है, यानी कि लो फैमिली, मिडिल फैमिली, तो हर हिसाब से हर व्यक्तियों के लिए जो है अलग अलग डाइट बनाया गया है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, एक संतुलित आहार ले सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल हम प्रोटीन के बारे में और जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा ही अभी कि इनका मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर की बनावट, स्वस्थता तथा उसकी निरंतर वृद्धि करना होता है। और इसके साथ ही साथ आप इसमें लिखेंगे कि शरीर की सामान्य टूट फूट की मरम्मत करना भी इस तत्व के कार्य क्षेत्र में आता है। टूट फूट का अर्थ क्या हुआ है, जिसे आपके शरीर में कहीं जैसे आपका हड्डी टूट गया या फिर कहीं छिला गया, कट गया, तो वो जो मरम्मत करने का काम होता है वो भी इसी के क्षेत्र में आता है। आगे इसमें लिखेंगे आपकी कुछ अंशों में जो है शक्ति स्रोत का भी कार्य भी प्रोटीन के तत्व करते हैं। जो आपके अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी के प्राप्त करने का काम भी जो है किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। इसी में आगे आप लिखेंगे कि सोयाबीन, दाल, मांस, मछली, अंडे, दूध में जो है प्रोटीन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि बहुतायत होते हैं। तो जो है एक सामान्य मनुष्य को, यानी कि हाँ आप हम सभी को जो क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन जो है कितना लेना चाहिए प्रोटीन, 55 ग्राम। क्या लेना चाहिए, 55, आप लिखते हैं 55 ग्राम। एक सामान्य जो है पुरुष को जो है, एक सामान्य मनुष्य को जो है 55 ग्राम प्रोटीन प्रत्येक दिन लेना चाहिए। और स्त्री को जो है कितना, 45 ग्राम। आप नोट आउट कर सकते हैं। एक मेल के लिए जो है, पुरुष के लिए 55 ग्राम और एक स्त्री के लिए जो है 45 ग्राम जो है प्रोटीन की प्रतिदिन मात्रा अनुशंसित की गई है। एक ऐसा एक अनुशंसा किया गया, यानी कि बताया गया है कि एक मनुष्य को जो है, एक पुरुष को जो है प्रत्येक दिन 55 ग्राम और एक महिला को जो है 45 ग्राम प्रोटीन प्रत्येक दिन अपने भोजन में लेना ही चाहिए, क्योंकि इसकी कमी से जो है आपके शरीर में सूजन आ जाती है। बहुतों की समस्या होती है कि शरीर सूज जाता है। ये समस्या क्यों होती है, ये समस्या जो है आपकी प्रोटीन की कमी के वजह से होती है। तो मैंने जो भी भोज्य पदार्थ का भी जिक्र किया, आप प्रयास करें आपके प्रत्येक दिन के भोजन में इनमें से जो है कोई ना कोई आपके भोजन में शामिल होना ही चाहिए, क्योंकि आपको जो है एक पुरुष को जो है 55 ग्राम जो है प्रत्येक दिन लेना है और एक महिला को जो है 45 ग्राम। तो जितनी भी चीज़ें कि मैंने चर्चा किया, जैसे कि दूध से बनी चीज़ें, या मांस, मछली, या सभी प्रकार की दालें, सोयाबीन, राजमा, मटर, मूंगफली, काजू, बादाम, इन सब का क्या करना है, आपको प्रत्येक दिन अपने मतलब सब दिनचर्या में जो है इसे शामिल करना है, अपने भोजन में इसे शामिल आपको करना ही करना है। ठीक है ना। और चलिए तीसरा आपका जो है, जो आज की क्लास का अंतिम वो है फैट्स। फैट्स यानी कि वसा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वसा वाली वस्तु है वो कौन कौन सी वस्तु है जिसमें फैट जो है, वसा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आप सभी को ज्ञात होगा, घी, मक्खन या मलाई, चर्बी, अंडे की जर्दी, मछली, वनस्पति घी, तिलहन, खाने वाले तेल, नारियल, मूंगफली, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये सब क्या होती है, इस सब में जो है वसा जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसे आप नोट आउट कर लिए होंगे। वसा वाली वस्तुओं में आप इन सभी चीज़ों का करना है, आपको लिख लेना है, नोट आउट कर लेना है। ठीक है। तो आप लिखिए वसा के बारे में, फैट्स के बारे में। ये जो है शक्ति के अपार भंडार वाले तत्व हैं जो सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट से दुगुनी क्षमता रखते हैं। यानी जो मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, तो इससे क्या होते हैं, फैट जो है आपके डबल होते हैं, दुगुनी क्षमता रखते हैं। ये शरीर के ताप को बनाए रखते हैं और शरीर को चिकनाई प्रदान करते हैं। अधिक परिश्रम करने वाले, विशेष मस्तिष्क से अधिक कार्य लेने वाले व्यक्तियों के लिए जो है बहुत ही लाभकारी होते हैं। यानी क्या करना है, फैट जो है किसके लाभकारी होता है, जो कि
बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं या फिर अधिक मस्तिष्क अधिक काम करते हैं, यानी कि आप सभी के लिए जो है वसा जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सभी पढ़ाई करते हैं, आप मस्तिष्क के कार्य करते हैं, तो जो मस्तिष्क का कार्य करता है या फिर शारीरिक श्रम करता है उन सभी के लिए जो है वसा बहुत ही लाभकारी होता है। वसा जो है हमें तेल, घी, मक्खन, दूध या अनेक प्रकार के तेल प्रदान करने वाले बीजों से प्राप्त होते हैं। बहुत ऐसे बीज है जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, जैसे कि सरसों, सोयाबीन, मकई, चावल, इन सब से क्या होता है तेल प्राप्त होता है। तो उन सभी बीज जो है उससे भी आप वसा प्राप्त कर सकते हैं। इनकी जो है कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आप क्या करेंगे बिंदु बाई लिख लेंगे ताकि आपका नोट्स भी बेहतर तरीके से बनते जाए। आप लिखेंगे पहले बिंदु में, पहला लिखिए इसमें कि इनकी कुछ विशेषताएं प्रमुख है। उसके बाद लिखेंगे आप नंबर 1 में कि भोजन के पदार्थ में मिलकर उसे स्टार्च रूप में ले आते हैं जो बनने और पचने में सुगम होते हैं। वसा क्या करता है, वसा जो है आपके भोजन में मिल गया उसे स्टार्च रूप में ले आता है ताकि भोजन जो है बेहतर तरीके से आपके शरीर में पच जाए। ठीक है। और सेकंड में आप लिखिए, दूसरे बिंदु में सेकंड लिखिए खाना बनाते समय पानी की अधिक मात्रा का उपयोग करते हैं जो शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व भी है। यानी जो आपके शरीर में जो क्या होता है पानी की जो अधिक मात्रा का उपयोग करते हैं जिससे कि शरीर के लिए जो है एक आवश्यक तत्व भी होता है। ठीक है। तीसरा बिंदु में आप लिखेंगे थर्ड में कि भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं जिससे खाने पर तृप्ति का आभास होता है। यानी कि जब भोजन में आप वसा को मिलाएंगे तो खाना क्या होगा, खाना आपका ज़्यादा टेस्टी बनेगा, ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा, जिससे कि आप बेहतर तरीके से खाना को खा सकते हैं। चलिए आप चौथा लिखिए। चौथा बिंदु में चौथा आपको लिखना है कि भूख सहने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। यदि आप वसा का सेवन करते हैं तो भूख जो सहने की जो क्षमता होती है उस क्षमता में भी आपके अंदर वृद्धि होती है। आप सभी ने भी नोट किया कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनसे भूख बर्दाश्त नहीं होता है। अब बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा समय तक भूख को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो वसा वाली जो वस्तुएं होती है वो क्या करती है, भूख को बर्दाश्त करने की या सहने की क्षमता में भी वृद्धि करती है। चलिए उसके बाद लिखिए आप पांचवें बिंदु में, पांचवें आपको सबको लिखना है कि अत्यधिक सर्दी के प्रभाव से भी आपको बचाते हैं और शारीरिक कष्ट में आघात सहन योग्य बनाते हैं। यदि आप वसा का सेवन करेंगे तो क्या होगा, सर्दी से भी आपको बचा कर रखते हैं। आप सभी ने भी सुना होगा कि ठंड के मौसम में जो है अंडा की बिक्री बढ़ जाती है। अंडा लोग क्यों खाते हैं कि उसमें वसा रहता है और वसा जो है क्या करता है आपको कष्ट ठंड से बचा कर रखता है, सर्दी से बचने में भी ये सहायक सिद्ध होता है। चलिए 5 बिंदु हो गया। और आप लिख लीजिए छठे बिंदु में 6 में आप लिखेंगे शारीरिक तथा मानसिक रूप से मनुष्य को दुरुस्त और चुस्त रखते हैं। वसा क्या करता है, शारीरिक तथा मानसिक दोनों रूप से आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि ये किसके लिए होता है, जो शारीरिक रूप से काम करते हैं और जो मस्तिष्क रूप से काम करते हैं, दोनों के लिए वसा बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि आप वसा का सेवन नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, चाहे आप शारीरिक काम करें या फिर मानसिक काम करें। तो दोनों प्रकार के लोगों के लिए जो क्या करता है, चुस्त और तंदुरुस्त रखने काम भी वसा करता है। चलिए इसमें एक और लाइन आप जोड़ लीजिए कि वसा में एक विशेष गुण यह भी है कि काम में न आने वाले शक्ति का ये भंडारण कर सकते हैं जिसका उपयोग वक्त आने पर किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सभी याद भी रखेंगे इसे कि वसा में एक विशेष गुण यह भी होता है कि काम में न आने वाले शक्ति का ये भंडारण कर लेते हैं। यानी कि आपके अंदर जो शक्ति बनी यदि उस समय उसका जरूरत नहीं है तो उसको भंडारण कर लेंगे और जब इसका समय आएगा उपयोग आने पर आप उसका प्रयोग भी कर लेते हैं। तो आज की क्लास में जो हमने विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट 3 के बारे में जाना और बाकी जो आपका 3 है जैसे कि खनिज लवण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स,
विटामिन और पानी के बारे में जो है हम इस वीडियो के भाग 2 में जानेंगे। और इसमें भी जानेंगे विटामिन के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के विटामिनों का समेकित विवरण भी हम प्रस्तुत करेंगे, ताकि किस प्रकार के विटामिन से जो है आपके शरीर में जो है कैसी क्षमता का विकास होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कैसे होता है, और साथ ही साथ इसके अधिक मात्रा में लेने से नुकसान क्या होता है, इसके बारे में भी हम विस्तार से अगले वीडियो में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।